तो साबुन वाला चल रहा था ना, और साबुन वाले में साबुन के द्वारा मिसेल निर्माण की क्रियाविधि लिखी हमने। किस प्रकार से मिसेल बनेगा, तो साबुन के द्वारा मेलनाशक क्रिया होगी, और मेलनाशक क्रिया के लिए मिसेल बनना जरूरी है। और मिसेल बने इसके लिए जरूरी है कि साबुन की एक निश्चित मात्रा जल में घुले, और जिस निश्चित मात्रा की मिसेल निर्माण के लिए आवश्यकता है उसको क्या बोलते हैं, CMC, मतलब क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन या क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता। यहां तक हमने कल किया था, ये है ना। इसके बाद अगला पॉइंट एक और लिखो इसी के नीचे। अब याद रखना, अगर साबुन में सोडियम लवण है, लिखा ना, जैसे सोडियम स्टेरेट साबुन लिखा हमने, तो अगर सोडियम साल्ट है साबुन का, तब होती है साबुन कठोर साबुन। क्या होगी, कठोर। और अगर सोडियम की जगह अगर आप काम में ले लो पोटेशियम, पोटेशियम साल्ट है साबुन का, तब क्या होती है, मृदु साबुन होती है, यानी सॉफ्ट सोप, मृदु साबुन। और इसका यूज जो है ना, मुख्य रूप से शेविंग क्रीम बनाने में या शैम्पू वगैरह में इसका यूज होता है मृदु साबुन का, जिसमें पोटेशियम साल्ट होते हैं। और एक साबुन होती है बिल्कुल पारदर्शी नहाने की साबुन, जो बिल्कुल पारदर्शी हो, उसके अंदर किसका यूज करते हैं, ग्लिसरीन का यूज किया जाता है, जिससे वो बिल्कुल पारदर्शी बन जाती है, जिसके आर पार आप देखे टीवी दिखाते हैं ना बच्चे नहाते हैं, वही ग्लिसरीन वाली। इसमें लिखो पहले एक पॉइंट और लिखो, और लिखो साबुन के सोडियम लवण, साबुन के सोडियम लवण, सोडियम लवण कठोर साबुन, कठोर साबुन का निर्माण करते हैं, कठोर साबुन का निर्माण करते हैं। जबकि पोटेशियम लवण, जबकि पोटेशियम लवण मृदु साबुन का निर्माण करते हैं, जबकि पोटेशियम लवण मृदु साबुन का निर्माण करते हैं। जिसका उपयोग, जिसका उपयोग शेविंग क्रीम, जिसका उपयोग शेविंग क्रीम व शैम्पू निर्माण में किया जाता है, जिसका उपयोग शेविंग क्रीम व शैम्पू के निर्माण में किया जाता है। और एक पॉइंट लिखो ग्लिसरीन वाला, और लिखो साबुन में ग्लिसरीन का उपयोग करने पर, साबुन में ग्लिसरीन का उपयोग करने पर पारदर्शक साबुन प्राप्त होती है। ग्लिसरीन का उपयोग करने पर पारदर्शक साबुन प्राप्त होती है, पारदर्शक साबुन प्राप्त होती है। ये तो है थोड़ा सा आपको साबुन के बारे में, ये मेन 5-7 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगला लिखो हेडिंग एक, अपमार्जक, इसी के नीचे जिसको बोलते हैं डिटर्जेंट, डिटर्जेंट अपमार्जक। और डिटर्जेंट शब्द जो है ना, ये लैटिन शब्द से बना है, लैटिन शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ क्या होता है, टू वाइप क्लीन, स्वच्छ करने वाला यानी साफ करने वाला। इसका अर्थ क्या होता है, टू वाइप क्लीन यानी साफ करने वाला, लैटिन भाषा का शब्द है, और कौन सा है, डिटर्जेंट। तो एक पॉइंट ये लिखो, डिटर्जेंट लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है
जिसका अर्थ होता है टू वाइप क्लीन, टू वाइप क्लीन, जिसका अर्थ होता है टू वाइप क्लीन, अर्थात साफ करने वाला या स्वच्छ करने वाला, साफ करने वाला या स्वच्छ करने वाला। और साबुन जो होते हैं ना, साबुन, ये साबुन क्या है? वस्य अम्लों के सोडियम या पोटेशियम साल्ट है, वस्य अम्लों के। लेकिन अपमार्जक जो होते हैं ना, ये क्या है? लंबे श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्लों के, जहां साबुन में COOH, तो COO माइनस समूह बना, यहां पर COO माइनस समूह नहीं होता, यहां पर क्या है? सल्फोनिक समूह SO3H, ये ग्रुप जुड़ा रहता है। इसलिए साबुन जो होते हैं ना, ये अपमार्जक जो होते हैं, ये क्या है? एल्किल सल्फोनिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम साल्ट होते हैं। किसके? एल्किल, ऐसे लिख दी ROSO2Na, इस प्रकार से बनता है। यहां से H प्लस के बाहर निकल जाता है। तो ये क्या है? एल्किल सोडियम एल्किल सल्फोनेट, क्या नाम है? सोडियम एल्किल सल्फोनेट। इसको क्या बोलते हैं? अपमार्जक। तो जहां COO माइनस था ना, वहां पर क्या होगा? SO3 माइनस वाला समूह रहता है, ये सल्फो समूह या सल्फोनिक अम्ल वाला ग्रुप बना रहेगा, तब उसको क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट या अपमार्जक कहते हैं। तो एक लाइन लिखो नीचे इसी में, अपमार्जक में लिखो, ये कौन है? अपमार्जक है। हाँ, ये सल्फोनिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। सल्फोनिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जिसमें लंबी श्रृंखला वाले एल्किल सल्फोनिक अम्ल काम में लिए जाते हैं। लंबी श्रृंखला वाले एल्किल सल्फोनिक अम्ल काम में लिए जाते हैं। एल्किल सल्फोनिक अम्ल काम में लिए जाते हैं। लंबी श्रृंखला वाले एल्किल सल्फोनिक अम्ल काम में लिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल लिखना, ये सोडियम एल्किल सल्फोनेट, ये अपमार्जक है एक। अब ये अपमार्जक जो है ना, काम तो करते हैं साबुन वाला, ये जो है ना, ये काम तो करते हैं साबुन वाला, लेकिन ये साबुन नहीं है। साबुन क्या थे? वस्य अम्लों के सोडियम या पोटेशियम साल्ट थे, वो तो साबुन थे। लेकिन यहां पर एल्किल सल्फोनेट या कहते हैं सोडियम लवण है, किसके? एल्किल सल्फोनिक अम्लों के। तो ये अलग है। तो काम तो करते हैं साबुन वाला, ये भी काम किसका करेंगे? धुलाई का या सफाई का काम करते हैं, कपड़ों को धुलने में या साफ करने में काम में लेते हैं। वही काम किस में लेते हैं? साबुन के अंदर काम में लेते हैं। लेकिन है तो साबुन, लेकिन साबुन की तरह दिखते नहीं है ये। तो काम तो साबुन वाले कर रहे हैं, लेकिन साबुन नहीं है ये। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सोपलेस सोप। क्या कहते हैं? साबुन रहित साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? साबुन रहित साबुन भी कहा जाता है। अब कई बार पूछ लेते हैं कि साबुन व अपमार्जक में कौन सा अधिक श्रेष्ठ होता है? अपमार्जक क्या ज्यादा श्रेष्ठ होता है? क्यों? कारण क्या है? तो अब देखो, साबुन और अपमार्जक में अगर अंतर पूछ लेना, डिफरेंस क्या है, तो पहला डिफरेंस तो दोनों का संरचना वाला, कि साबुन क्या होते हैं? सोडियम या पोटेशियम साल्ट है, किसके? वस्य अम्लों के।
और ये पोटेशियम या सोडियम साल्ट किसके हैं? एल्किल सल्फोनिक अम्लों के हैं। इसके अलावा अगर आप कठोर जल काम में ले या मृदु जल काम में ले, अब आगे इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे हम। कठोर जल क्या है, मृदु जल क्या है? कठोर मतलब खारा पानी, मृदु मतलब मीठा पानी, यानी मीठे पानी में और खारे पानी में या कठोर जल में। अब साबुन को डालोगे ना तो साबुन मीठे पानी में तो झाग देता है, यानी साबुन यानी मेलनाशक क्रिया करता है, लेकिन खारा पानी यानी कठोर जल है उसके साथ साबुन क्रिया नहीं करता है, फिर कपड़े से मेल को उतारने का काम है नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि साबुन जो है ना अगर उसको कठोर जल में डालोगे तो कठोर जल में क्या है? लवण होते हैं, किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं। इसलिए साबुन में जो Na+ वाला भाग या K+ जो जुड़ा रहता है COO- के साथ, वो वहां से हट जाएगा Na+ या हट जाएगा K+, उसकी जगह मैग्नीशियम Mg+2 लग जाएगा या Ca+2 लग जाएगा। ये तो है साबुन वाला भाग, लिखा आपने ऐसे RR CS2 उसके बाद लास्ट में ये था, ये तो था ये साबुन C17H35 CONA। अब ये तो ये हटा देगा यहां से, पूरा होके यहां क्या लग जाएगा? Mg+2 या क्या लग जाएगा? Ca+2 लग जाएगा, तो यानी मैग्नीशियम क्या? कैल्शियम का लवण बन जाएगा। और ये जल के अंदर विलय नहीं होता, मैग्नीशियम या कैल्शियम का साल्ट, तो जल के अंदर घुलेगा नहीं, तो जल के अंदर क्या है? अवक्षेपित हो जाएगा, जल से अलग हो जाएगा ये। इसलिए बोलते हैं ना खारे पानी या कठोर जल में साबुन क्या है? फट जाता है, ये बोलते हैं हम। फटने का मतलब साबुन वाला भाग क्या हो गया? जल से क्या हो गया? अलग हो गया। अब ये अलग हो गया तो अब ये जल में घुला नहीं तो कपड़े के ऊपर लगेगा नहीं, और कपड़े पे लगेगा नहीं तो मेलनाशक क्रिया नहीं होगी। लेकिन अपमार्जक जो होते हैं ना उसमें ये सल्फोनेट वाला ग्रुप जो है SO3- वाला ये ग्रुप, ये क्या है? इस मैग्नीशियम व कैल्शियम के साथ क्रिया नहीं करता है, और क्रिया नहीं करेगा तो डिटर्जेंट जो है ना ये जल से अवक्षेपित नहीं होता। खारे पानी में डालोगे ना तो घुल जाएगा, और घुल कर क्या है? मेलनाशक क्रिया कर देता है। इसलिए साबुन कठोर जल में काम में आता नहीं है, लेकिन अपमार्जक क्या होता है? कठोर जल में इसको काम में ले सकते हैं। दूसरा, एक साबुन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। साबुन की नेचर क्षार वाली है, और अगर क्षारीय नेचर रहेगी ना, एक तो आप न्यूट्रल जल में कपड़े धोए, एक एसिडिक या बेसिक यानी क्षारीय में धोए, तो अगर बार बार कपड़े को आप क्षारीय माध्यम में धोएंगे तो क्षार क्या करेगा? कपड़ों को धीरे धीरे क्या कर देगा? खराब कर देगा। तो साबुन से बार बार कपड़े धोने किसी कपड़े क्या है? खराब हो जाते। देखते हो आप थोड़े कपड़े क्या है? डल कलर के, थोड़े दिन बाद क्या है? कपड़ों का थोड़ा कलर क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा, हट जाएगा। कपड़े क्या है? अपनी तरह यूं बावड़ा बावड़ा हो जाएगा। इसका मतलब कपड़े जो है ना ये उसमें से रंग उड़ा दिया या कपड़े की शाइनिंग क्या होगी? खराब होगी। तो किससे हो गया? उसका क्षारीय गुण होने के कारण हो गया। लेकिन अपमार्जक जो होता है ना ये उदासीन प्रकृति का होता है, इसमें कोई क्षारीय या अम्लीय गुण नहीं, क्योंकि क्या होते हैं? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का बना हुआ लवण क्या होता है? उदासीन होता है। और न्यूट्रल होने के कारण जल में घोल के इसको अगर आप कपड़े धोगे ना तो कपड़े इससे खराब नहीं होंगे। इसलिए कपड़ों के लिए अपमार्जक क्या है? सही है ज्यादा, किसकी तुलना में? साबुन की तुलना में। इसके अलावा ऊनी वस्त्र जो होते हैं ना, ऊन जैसे स्वेटर वगैरह आप काम में लेते हो, उनको कभी आप साबुन लगा के धोते हो क्या? नहीं धोते। किस में धोते हो आप? डिटर्जेंट में, इजी किस जीर कहीं ना वाले लगाम आते है ना, तो इजी में डाला, फिर उसमें टाइड में डाला, टाइट में डाला, आते दो तीन ऐसे डाल डाल के उसमें आप भिगोते हो, उसके बाद निकाल के सुखा देते हो, और उसके बाद सूखने के बाद बिल्कुल क्या है? मुलायम हो जाता है बिल्कुल, ऊन भी खराब नहीं होती। तो अगर आप साबुन से धोगे ना, साबुन क्षारीय है, और क्षार क्या है? ऊन को काट देता है, इससे ऊन क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। इसलिए ऊनी वस्त्रों को साबुन से नहीं धोया जाता। किससे धोते हैं? वो डिटर्जेंट से धोया जाता है। और इसीलिए अपमार्जक जो होता है वो साबुन की तुलना में क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, ज्यादा अच्छा मानते हैं इसको। हाँ, वो लिखाएंगे अंतर में। साबुन जो होता है ना
इससे प्राप्त होने वाला पदार्थ जैसे वस्य अम्ल, उसके साल्ट मिलेंगे, और वस्य अम्ल के साल्ट जो होते हैं ना, ये जैव अपघटनीय होते हैं। तो साबुन से प्राप्त पदार्थ क्या है, अगर बाहर जाएंगे ना मिट्टी मिलेंगे तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनका क्या हो जाएगा, अपघटन, विघटनीय, विघटित हो जाएगा, टूट जाएगा, ज्यादा आगे खाद्य श्रृंखला में शामिल नहीं होगा। लेकिन अपमार्जक है ना, सल्फोनिक एसिड है ये, और ये विघटनीय नहीं होता, जैव अनिम्नीकरणीय, इसलिए इसका आगे निम्नीकरण नहीं होता। इससे क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। तो अपमार्जक अधिक प्रदूषक है किसकी तुलना में, साबुन की तुलना में। हर एक गुण भी और अवगुण भी है। तो नीचे अपमार्जक में लिखना, अगला पॉइंट लिखो, ये उदासीन प्रकृति के होते हैं, ये उदासीन प्रकृति के होते हैं, ये उदासीन प्रकृति के होते हैं, यानी न्यूट्रल होते हैं ये। फिर अगला पॉइंट लिखो, अपमार्जक को सोपलेस सोप, साबुन रहित साबुन भी कहा जाता है। अपमार्जक को साबुन रहित साबुन भी कहा जाता है, यानी सोपलेस सोप, साबुन रहित साबुन भी कहा जाता है। और फिर नीचे है ना, छोटी सी एक टेबल बनाओ, उस टेबल में एक तरफ लिखो साबुन रखो और एक तरफ रखो अपमार्जक। फिर पानी की बाल्टी ले आओ, एक तरफ लिखो साबुन और एक तरफ लिखो अपमार्जक। पहला पॉइंट लिख लो, जो आपको पता है क्या लिखना है। पहला निर्माण वाला लिख लो, ये कौन है, साबुन, साबुन में लिखना है ये वस्य अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं, ये वस्य अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं, सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। इधर लिखो अपमार्जक में, ये लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्लों के, ये लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। फिर लिखो दूसरा पॉइंट लिखो साबुन में, साबुन की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय। तो अगला लिखो, साबुन लिखो ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, साबुन में लिखो ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और अपमार्जक में लिखो ये क्या होंगे, उदासीन, ये उदासीन प्रकृति के होते हैं, उदासीन प्रकृति के होते हैं। फिर अगला लिखो साबुन में लिखो, इन्हें कठोर जल में काम में नहीं लिया जा सकता, हार्ड वाटर, इन्हें कठोर जल में काम में नहीं लिया जा सकता, काम में नहीं लिया जा सकता। और इधर लिखो अपमार्जक में लिख लोगे, इन्हें कठोर जल में काम में लिया जा सकता है, कठोर जल में काम में लिया जा सकता है। यानी इनको कठोर जल में काम में ले सकते हैं। उसके बाद लिखो साबुन वाले में, और साबुन और अपमार्जक में कौन सा श्रेष्ठ है, अपमार्जक। और साबुन से आप उन्नी वस्त्रों को नहीं धो सकते,
अपमार्जक से उन्हीं वस्त्रों को धोया जा सकता है। तो अगला एक ये लिख लो, साबुन में लिखो, इनसे उन्हीं वस्त्रों को नहीं धोया जा सकता। इनसे उन्हीं वस्त्रों को नहीं धोया जा सकता। और अपमार्जक में लिख लो, इनसे उन्हीं वस्त्रों को धोया जा सकता है। इनसे उन्हीं वस्त्रों को धोया जा सकता है। और अगला लिखो, साबुन में इनसे प्रदूषण कम फैलता है। इनसे प्रदूषण कम फैलता है, अर्थात ये जैव निम्नीकरणीय होते हैं। अर्थात ये जैव निम्नीकरणीय होते हैं। जैव निम्नीकरणीय होते हैं। और अपमार्जक में लिखो, इनसे अधिक प्रदूषण फैलता है। इनसे अधिक प्रदूषण फैलता है, अर्थात ये जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं। अर्थात ये जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं। टेबल बंद करके नीचे अलग से लिखो, नोट लगा के एक पॉइंट, और लिखना अपमार्जक साबुन की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। अलग से लिखो, अपमार्जक साबुन की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। अपमार्जक साबुन की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। और नीचे लिखना, छोटा सा एक पॉइंट लिखो, कठोर जल, हार्ड वाटर। मृदु जल लिखाने की आवश्यकता नहीं है। मीठा जल मतलब कठोर जल में जो लवण घुले रहेंगे वो मृदु में नहीं होंगे। कठोर जल का मतलब जिस जल में क्या हो, मैग्नीशियम व कैल्शियम के लवण घुले रहे। अब लवण भी अलग अलग है, हो सकता है मैग्नीशियम कार्बोनेट हो सकता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो। इनके क्या है, कार्बोनेट हो सकते हैं और इनके बाइकार्बोनेट हो सकते हैं। हो सकते हैं इनके सल्फेट हो या हो सकते हैं इनके क्लोराइड हो। मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, ये लवण घुले रहे हैं जिस जल के अंदर, उस जल को क्या बोलेंगे, कठोर जल कहते हैं। और अगर कठोर जल में साबुन डालोगे ना, तो साबुन के सोडियम वाले भाग को क्या करेंगे, मैग्नीशियम व कैल्शियम वहां से हटा देंगे और खुद जुड़ जाएंगे, जिससे साबुन क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा, यानी प्रिसिपिटेटेड, यानी उस जल से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, व्हाइट सा अलग से साबुन उस जल में फट जाएगा। और जल साबुन फट जाएगा तो मेलनाशक क्रिया नहीं होगी। अब कठोरता जो होती है ना, जल खारा है, अब खारा जल जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक तो वह कठोर जल जिसको गर्म करने पर, अगर आप गर्म करें ना तो जल का खारापन दूर हो जाए, यानी कठोरता क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो गर्म करने पर जो कठोरता अलग हो जाए ना, अगर पानी मीठा हो जाए पहले की तुलना में, तो उसको बोलते हैं अस्थायी कठोरता। क्या बोलेंगे, अस्थायी कठोरता। और जिसको गर्म करने पर पानी मीठा नहीं हो, कठोरता दूर नहीं, उसको बोलते हैं स्थायी कठोरता। और अब याद रखना, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जल की अस्थायी कठोरता किसके घुलने से होती है। तो अस्थायी कठोरता है ना, कोई भी हो, ये साथ क्या जुड़े रहेंगे, ये दो कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट लवणों से बनी हुई कठोरता क्या कहलाएगी, अस्थायी कठोरता कहलाएगी। गर्म करने पर
CO2 के रूप में बाहर निकल जाएंगे ये, और जल पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, मृदु यानी मीठा हो जाएगा। और स्थायी कठोरता जिसको गर्म करें ना, गर्म करने पर दूर नहीं हो, वो किससे होती है, इनके सल्फेट या क्लोराइड से होती है। इनको गर्म करने पर सल्फेट या क्लोराइड टूटते नहीं है, तो आसानी से गर्म करके इस कठोरता को हम दूर नहीं कर सकते। तो इनको दूर करने के लिए, स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, तब ये नाम याद रखना आपको, एक क्या बोलते हैं, जियोलाइट मेथड या जियोलाइट विधि, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, परम्यूटेट विधि। क्या कहेंगे, परम्यूटेट विधि, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इसको जियोलाइट विधि कहते। और इसमें एक रेजिन काम में लेंगे जिसके द्वारा आयन विनिमय का कार्य होगा, आयन अलग करेंगे, जल की कठोरता क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। तो इसमें लिखो 2 लाइन पहले नीचे, कठोर जल, और इसमें लिखो मैग्नीशियम व कैल्शियम के, मैग्नीशियम व कैल्शियम के कार्बोनेट, कार्बोनेट कोमा बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट कोमा सल्फेट, सल्फेट कोमा क्लोराइड। लवणों के कारण, सल्फेट क्लोराइड लवणों के कारण जल में कठोरता उत्पन्न हो जाती है, जल में कठोरता उत्पन्न हो जाती है। जल में कठोरता उत्पन्न हो जाती है। फिर अगला पॉइंट लिखो, साबुन को जल में मिलाने पर, साबुन को जल में मिलाने पर सोडियम या पोटेशियम आयन, सोडियम या पोटेशियम आयन, आयन मैग्नीशियम या कैल्शियम आयनों के द्वारा सोडियम या पोटेशियम आयन मैग्नीशियम या कैल्शियम आयन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जिससे साबुन जल से अवक्षेपित हो जाता है, जिससे साबुन जल से अवक्षेपित हो जाता है, जल से अवक्षेपित हो जाता है। फिर अगला पॉइंट लिखो, जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 लिखो, अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता, और इसमें लिखो आगे डैश करके, ये किससे होगी अस्थायी कठोरता, मैग्नीशियम या कैल्शियम के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से होगी। तो एक लाइन लिख लो, ये मैग्नीशियम या कैल्शियम के, मैग्नीशियम या कैल्शियम के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट लवणों के कारण होती हैं, बाइकार्बोनेट लवणों के कारण होती हैं। इस कठोरता को जल को गर्म कर, इस कठोरता को जल को गर्म कर
दूर कर सकते हैं। इस कठोरता को, जल को गर्म कर दूर कर सकते हैं। तो याद रखना, अस्थाई मतलब जो स्थायी नहीं है, जिसको हम दूर कर सकते हैं गर्म करके, वो अस्थाई कठोरता है। और सेकंड लिखो दूसरी, स्थायी कठोरता परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस स्थायी कठोरता। और ये किन लवणों के कारण होगी? क्लोराइड या सल्फेट लवणों के कारण होती है। लिखो, ये मैग्नीशियम या कैल्शियम के, मैग्नीशियम या कैल्शियम के क्लोराइड या सल्फेट लवणों के कारण होती है। क्लोराइड या सल्फेट लवणों के कारण होती है। लवणों के कारण होती है। इसे गर्म कर दूर नहीं कर सकते। यानी ये कठोरता जो है ना, इसे गर्म कर दूर नहीं कर सकते। इसे गर्म कर दूर नहीं कर सकते। और एक लाइन इसकी लिख लो नीचे, स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। किसके लिए विधि ये? स्थायी कठोरता के लिए। ये स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए जियोलाइट विधि, जियोलाइट विधि। और आगे लिख लो ब्रैकेट में, हिंदी में लिख लो इसका नाम, परम्यूटेट विधि। परम्यूटेट विधि। जियोलाइट, इंग्लिश का नाम जियोलाइट है ये, जियोलाइट और या परम्यूटेट विधि का उपयोग किया जाता है। स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जियोलाइट या परम्यूटेट विधि का उपयोग किया जाता है। ये तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है साबुन के बारे में। तो अपमार्जक क्या है, साबुन क्या है, किस प्रकार से मेलनाशक क्रिया होती है, और अपमार्जक क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा श्रेष्ठ है, किसको साबुन रहित साबुन बोलते हैं, कौन सा किस किस के मिलने से बनता है, ये दो तीन बातें आपको मेन याद रखनी है साबुन और अपमार्जक में। इसके बाद अगला हेडिंग लिखो अलग से, और लिखना फ्रीओन। फ्रीओन या इसको बोलते हैं CFC, मतलब इसका पूरा नाम लिख लो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है क्या? ये क्लोरीन व फ्लोरीन से मिलकर बने हुए हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएंगे? सारे फ्रीओन, या इनको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। और इनका यूज जो है ना, वो मुख्य रूप से परशीतक के रूप में, कूलेंट यानी ठंडा रखने में। किस रूप में इसका यूज? परशीतक के रूप में, जैसे एसी वगैरह है ना, फ्रीज वगैरह है, उनमें ठंडक उत्पन्न करने के लिए इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग पहले ज्यादा किया जाता था। आजकल इसका उपयोग लगभग क्या हो गया? नगण्य नहीं के बराबर हो गया। इसकी जगह HFC आ गया। अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आना शुरू हो गया, यहां क्लोरोफ्लोरो हटा दिया गया। क्यों हटा दिया? इसका कारण देखेंगे। इसका यूज किस में होता है? परशीतक में। या जनरल आपके एग्जाम में प्रश्न जो आता है ना, वो इस CFC की जो हमारे लिए सबसे बड़ी हानि क्या है, उस हानि पे क्वेश्चन आता है। या फिर फ्रीओन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसके एग्जाम में नामकरण पे कई बार क्वेश्चन आता है। और प्रश्न क्या लिखते हैं? ऐसे लिख देते हैं यूं, फ्रीओन 12 का सूत्र है, तो लिख देंगे यहां CFCl3 CF2Cl, इस तरह से CF2Cl2, और इसी प्रकार से
CHFCl2। फ्रियोन 12 का सूत्र क्या है, फ्रियोन 11 का फॉर्मूला क्या होता है, या कह दें इसका नाम क्या होगा। अगर फॉर्मूला लिखा हुआ है लिख दे CFCl3 का नाम होगा, फिर तैयार नाम लिख दे। इनको नाम लिखने का आपको थोड़ा तरीका आना चाहिए, एक तरीका नाम लिखने का करना है, और एक फिर किस प्रकार से क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नष्ट करने का कार्य करता है। तो थोड़ी सी परतों के बारे में पढ़ के फिर हमें समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत या ओजोन मंडल, जिसमें ओजोन गैस को तोड़ने का काम कौन करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे कर रहा है, करने का तरीका क्या है, वो थोड़ा सा हम इसमें करेंगे। तो पहले तो लिखो है क्या एक लाइन, उसके बाद इसका नामकरण करेंगे। पहले एक लाइन लिखो, क्लोरीन व फ्लोरीन से मिलकर बने हाइड्रोकार्बन, क्लोरीन व फ्लोरीन से मिलकर बने हाइड्रोकार्बन फ्रियोन कहलाते हैं, फ्रियोन कहलाते हैं, फ्रियोन बोलते हैं। और फिर एक पॉइंट और लिखो, इनका उपयोग मुख्य रूप से, किसका, फ्रियोन का, इनका उपयोग मुख्य रूप से परिशीतक के रूप में किया जाता है, मुख्य रूप से परिशीतक के रूप में किया जाता है, यानी ठंडक उत्पन्न करने में एज ए कूलेंट परिशीतक के रूप में किया जाता है। अब देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हमें करना नामकरण, किस प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर किया जाए, नामकरण है ना। और नामकरण में हम इस फॉर्मूले का पालन करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, इस तरह से लिखेंगे इनके नाम, फ्रियोन लिख के आगे डैश करके XYZ, इस प्रकार से फ्रियोन का लिख देंगे XYZ। कोई भी लिखा हुआ है ना, फ्रियोन लिख के आगे लिख देना XYZ, PQR ABC, 3 लिखने आपको। अब X की जगह आपको क्या रखना है, Y की जगह क्या रखना है, Z की जगह आपको क्या रखना है। या X जो है ना वो होती है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन यानी कार्बन की संख्या है। और इसको हमेशा जो संख्या दे रखी है ना, इसको -1 करके लिखेंगे। अगर एक कार्बन दे रखा है ना तो x में 1 घटा देंगे, क्या देगा 0, तो वहां संख्या x की जगह क्या लिखेंगे, यहां 0 लिख देंगे हम। अभी करेंगे, करने का तरीका बताएंगे। y जो है ना, y ये है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की संख्या, और इसको +1 करके लिखेंगे। और फ्रियोन के फॉर्मूले में H नहीं मिलेंगे लिखे आपको, इसको मतलब 0 मतलब क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, 1 बढ़ा के लिखना पड़ेगा। तो H का मान हम ऐसा 1 लिखेंगे इसमें। और लास्ट में Z जो है वो नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन की संख्या ये, और इसमें कोई चेंज नहीं करना है, जितनी संख्या है उतनी लिखी जाएगी। प्रश्न क्या लिखा था, फ्रियोन 12 का सूत्र लिखिए। फ्रियोन 12 मतलब यूं था ये, फ्रियोन 12 मतलब यूं था ये, फ्रियोन 12 का मतलब 0 1 2, दिक्कत थोड़ी है कोई। 12 का मतलब 3 संख्या है, तो इसका 0 था, 0 हमने लिखा नहीं, लिख दिया फ्रियोन 12 बस। तो 0 1 2, 0 का मतलब यहां पर क्या है, कार्बन 0, 0 कब आएगा, जब 1 कार्बन हो, क्योंकि 1 कम करके लिखना हमें। इसका मतलब C क्या आएगा, यहां 1। फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1, इसका मतलब यहां पर 1 है, 1 का मतलब हाइड्रोजन 1 बढ़ा के लिखना है, इसका तो हाइड्रोजन में नहीं है तो हाइड्रोजन नहीं लिखना है। लास्ट में फ्लोरीन, फ्लोरीन का मतलब जितने फ्लोरीन उतने कितने हैं, 2। अब बाकी संयोजकता को क्लोरीन से पूरा करना है, क्या हो गया CF2Cl2। ये किसका फॉर्मूला है, ये फ्रियोन 12 का सूत्र है। इस तरह से करके लिखना आपको फ्रियोन का फॉर्मूला, या फॉर्मूला लिखे हुए आ जाएंगे ना तो उनके नाम लिखना। जैसे सूत्र लिख दूं मैं यहां, इनके आपको नाम लिखना है कि जैसे लिख दिया
CFACl3, है ना। ये लिख दिया CF2Cl2 लिखा भी आपने इस तरह से, CF3Cl इस तरह से, और यहां लिख दिया जैसे CF और C2F2 ऐसे Cl4, इस तरह लिखते जाइए। और आपसे कहते हैं इनके फ्रीओन के नाम बताओ। तब फ्रीओन का नाम लिखोगे ना, तो नाम लिखने के लिए क्या करोगे आप, इस तरह से पहले लिखोगे फ्रीओन, पहले तो यूं, उसके बाद पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसकी संख्या को एक कम करके लिखना है। कितने कार्बन है, एक, कम कर दो 0। दूसरा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, है नहीं यहां, एक बढ़ा के लिखना है 1। नंबर ऑफ फ्लोरीन कितने हैं, 1। ये क्या है, फ्रीओन 11 का सूत्र है। ये किसका है, फ्रीओन 11 हो गया। इसी प्रकार से इसको देखो, यह इसका भी निकाला हमने, कार्बन 1 है, 0 कर दो, 1 कम कर दिया। H है नहीं, 1 बढ़ाना है 1। फ्लोरीन कितने, 2, तो फ्रीओन 12 का सूत्र है ये, ऐसे है ना। फिर यहां ये फ्रीओन लिख के फिर आगे कार्बन की संख्या 1, तो 1 कम कर दो 0। फिर H 1 है ही नहीं, तो 1 बढ़ाना है, तो 1। फ्लोरीन कितने, 3, तो क्या हो गया, ये फ्रीओन 13 का सूत्र है यूं, जैसे लिख दिया। ये बताओ फ्रीओन, फ्रीओन उसके बाद कितने कार्बन है, 2, 1 कम कर दें, क्या बच गया, 1। H है नहीं यहां, 1 बढ़ा के लिखना है 1। फ्लोरीन कितने, 2, तो ये किसका फॉर्मूला है, फ्रीओन 112 का सूत्र है यूं। इस तरह से आपको याद रखने का, ये क्रम याद रखना बस एक, इसी को आधार मानते हुए सबका आपको नामकरण करना आना चाहिए। मेन टॉपिक यही है फ्रीओन का, ठीक है ना। लिखो नीचे नामकरण लिख के लिख लो, XYZ लिख के फिर X क्या है, कितना लिखना है वो देखना है, Y क्या है, Y को कहां तक लिखना है, और Z क्या है, ये इसको क्या लिखना है। F का मतलब क्या है, वही संख्या जो दी गई है, ऐसे लिख लो, जो दी गई है वही लिखनी है। जल्दी करो। और नीचे लिख लो एग्जाम्पल, लिख लो वो फ्रीओन 11, 12, 13, 112, 113 का सूत्र लिखो। फ्रीओन 113 का लिखना आपको, फ्रीओन 113 का सूत्र लिखना है। एल्केन लिखा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एल्केन है, हाइड्रोकार्बन है, ये एल्केन मान के करना है। लिख लिया। इसका बताओ क्या लिखा है 113 का, C2Fa3Cla3 कार्बन है ना, 2 कार्बन के साथ 6 जुड़ेंगे, जैसे C2H6 होता है ना,
वैसे यहां C2 टोटल 6 परमाणु जोड़ने हैं, तो F3 और Cl3। अब हो गया ना 113। कार्बन 1 कम कर दो, 1 बच गया, H1 उड़ा दो 1, और F कितने 3, तो 1 1 3। याद रखो लास्ट में संख्या, फ्लोरीन की संख्या लास्ट में आएगी। फॉर्मूले में जो मान दे रखा है ना, वो देख लो लास्ट में फ्लोरीन वाला है क्या। फ्लोरीन की जो संख्या है वो एज इट इज यूं का यूं लास्ट में लिखी जाएगी। इस फॉर्मूले के लास्ट में फ्लोरीन की संख्या आती है, ये लिखा है हमने। जेड क्या है, नंबर ऑफ फ्लोरीन ज्यों की त्यों, ये लिखा है ना यूं, ज्यों की त्यों, मतलब जो दी गई है। काटो मत इसको, जो दी गई वो लिखना है। लिख लिया। अब ये है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक बार है ना हेडमास्टर का पेपर हुआ, इसका HM का एग्जाम हुआ 2012 में, पहली बार आरपीसी के द्वारा। उसमें क्वेश्चन भी आया था ये कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु ओजोन के कितने अणुओं को नष्ट कर देता है। तो यहां ऑप्शन आया था नंबर 1 ओजोन के एक अणु को, नंबर 2 ओजोन के 1000 अणुओं को, नंबर 3 ओजोन के 1 लाख अणुओं को, नंबर 4 ओजोन के 10 लाख अणुओं को। मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपने फ्रीज में काम में लिया, एससी में काम में लिया, तो सीएफसी के बहुत सारे अणु ऊपर जाएंगे और हल्के होने का लास्ट में काम पहुंच जाएंगे वो समताप मंडल में। अभी लिखेंगे हम। और समताप मंडल का लास्ट वाला भाग है होता है ओजोन मंडल वाला भाग, ओजोन परत, उसके अंदर है ओजोन गैस। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से बहुत सारे अणु पहुंचे ऊपर, और अगर एक अणु भी ओजोन के पास चला गया तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु कितने ओजोन के अणुओं को नष्ट कर देता है। तो वहां ऑप्शन आया था नंबर 1, दूसरा क्या बोला मैंने 1000, तीसरा क्या बोला 1 लाख, चौथा 10 लाख। तो कितना होता है, अब देखो कंफ्यूज यहां होता है 10 लाख था या 1 लाख था, कितना था 1 लाख अणुओं को। मतलब देख लो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक जो मॉलिक्यूल है ओजोन के 1 लाख अणुओं को अकेला नष्ट कर देता है। कितना घातक है ये। तो होता क्या है, थोड़ा सा लिखेंगे हम इसमें। पृथ्वी के पास वाली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल। सेकंड कौन सी होती है, दूसरी समताप मंडल, तीसरी आयन मंडल, चौथी आगे बहिर्मंडल यानी सूर्य के पास वाला भाग। पहला क्षोभ मंडल जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। तो क्षोभ मंडल में जितने भी मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं ना, आंधी आना, मींह आना, बारिश आना, बमूली आना, चक्रवात आना, सारी क्रियाएं कहां होती है, ये क्षोभ मंडल में। उसके ऊपर समताप मंडल जिसका तापमान बिल्कुल क्या रहता है, समान। तो कहते हैं कि वायुयान की उड़न के लिए सबसे उपयुक्त परत कौन सी होती है, समताप मंडल। और समताप मंडल का अंतिम भाग क्या है, ओजोन परत या ओजोन मंडल बोलते। कई बार ये आता है ओजोन मंडल वायुमंडल की परतों के किस परत का भाग है, किसका होता है, समताप मंडल का भाग है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, ओजोन गैस। ओजोन गैस की परमाणुकता कितनी होती है, 3 ओजोन के, यानी ओजोन में 3 ऑक्सीजन के अणु जुड़े रहते हैं। O3 इसका फॉर्मूला है ना। नीली पीले रंग की क्या होती है, गैस होती है ये। और ये क्या काम करती है हमारे लिए, सूर्य से आने वाली हानिकारक पैरा बैंगनी विकिरणों का अवशोषण कर लेती है जो नीचे नहीं पहुंचते। और ये हानिकारक पैरा बैंगनी विकिरण अगर नीचे पहुंच जाए ना, तो जीवों के शरीर में क्या है, त्वचा के कैंसर उत्पन्न कर सकता है। तो क्या करती है ओजोन गैस, उसको वहीं पे क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और यहां से हम क्या भेजें नीचे से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन O3 जो है ना, इसको तोड़ देगा किसमें, इस तरह से ऑक्सीजन और O का मुक्त मूलक के अंदर टूट जाएगा ये, और फिर ये जुड़ जाएगा इससे, फिर वापस ये क्रिया करेगा यूं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, O जुड़ा हुआ क्लोरोफ्लोरोकार्बन वापस O3 क्रिया करेगा, वापस आप बाहर निकल जाएगी, इसको 2 ऑक्सीजन के 2 अणुओं में चेंज कर देगा। इसका मतलब ओजोन तो टूट गई, चाहे आगे कुछ बनो, ओजोन को तोड़ देगा ये। और ओजोन टूटते ही वहां पर उस भाग में ओजोन गैस की क्या होगी, कमी होगी।
और ओजोन गैस की जहां कमी है उसको क्या बोलते हैं फिर ओजोन छिद्र या ओजोन होल बोलते हैं। और वहां से डायरेक्ट क्या सूर्य की पेरा बैंगनी विकिरण नीचे आना स्टार्ट हो गई, जिससे क्या है जीवों में बहुत सारे परिवर्तन जीवों के अंदर होते हैं, या समुद्र में रहने वाले जीवों के अंदर है, पेड़ पौधों के अंदर है, सबके अंदर कोई ना कोई क्या होंगे जैविक परिवर्तन होते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। तो याद क्या रखना है, परतों का क्रम लिखाएंगे, वो कौन सी परत क्या काम करती है। आयन मंडल क्या काम करता है, आयन मंडल जितने भी दूर संचारी उपकरण है, अभी आप मोबाइल लेके बैठे हो, ये किसकी सहायता से काम करता है, आयन मंडल से। आप बोलते हो टावर कन बैठे, ओहो आज तो खुंटी बाहर निकल रही है मोबाइल से कि टावर ज्यादा, और टावर कन बैठा, तो टावर कन बैठा कोई रेंज को नहीं आवे, रेंज कहां जाएगी, पहले टावर से आयन मंडल में, वहां से वापस से परावर्तित होकर आप तक पहुंचोगी। तो आप चाहे 2 किलोमीटर दूर तक रेंज जाएगी तो वहां भी आपके पास से पहुंच जाएगी, वो आवश्यक नहीं कि आप टावर के नीचे बैठे रहे, ठीक है ना, है हाँ। तो सैटेलाइट जो होते हैं ना वो होते हैं 32,100 यानी 32,100 किलोमीटर के ऊपर रहते हैं। वो सैटेलाइट जो होते हैं ना वो दूर संचार, जैसे अपने कोई यूं कह दिया कि जैसे पहले सैटेलाइट नहीं थे, उस दौरान क्या है नीचे से जैसे यहाँ टावर वगैरह या कुछ जैसे रेडियो स्टेशन लगा दिया या टीवी स्टेशन लगा दिया, वहां से भी किरणें गई जाके टकरा के वापस लौट आई। लेकिन सैटेलाइट वाला काम क्या है कि यहां से जो आपने विकिरणें भेजी उन विकिरणों को क्या करता है परावर्तित करने का काम करता है, ताकि रेंज दूर तक पहुंचे। सैटेलाइट का काम इतना ही है बस। बाकी सैटेलाइट का ये नहीं कि अंदर जाने के बाद विकिरणें आपको अंदर वो कोई मॉडिफिकेशन करता है उसके बाद फिल्म चालू हो जाती है। तो वो काम एक सैटेलाइट क्या करता है, केवल उन विकिरणों के परावर्तन का कार्य करता है, जो हमने अलग अलग भेज रखे हैं कि इसके लिए हमने सैटेलाइट लगा रखा है। आते ना कहीं जैसे आप पढ़ते हो जीके के अंदर भी कि जैसे आकाशवाणी वगैरह है, या कहते हैं कि जैसे शिक्षावाणी अलग आता है, ये सैटेलाइट चल रहे हैं, शिक्षावाणी चल रहा है, या अभी जब बच्चों के लिए जैसे कोरोना में चले थे अलग अलग ऐप वगैरह, तो उसमें सैटेलाइट को काम में लेते थे। तो वहां सैटेलाइट में फिट करके उन क्या परावर्तन विकिरणों को परावर्तित करने का कार्य को कौन करता है, सैटेलाइट। वो थोड़ा ऊपर है ताकि आयन मंडल में ऊपर विकिरणों को न जाना पड़े, तो उनको नीचे रखने के लिए सैटेलाइट काम में लेते हैं, तब वो अलग चीज है। थोड़ा इसमें कल दिखाएंगे आपको आगे, है ना, थोड़ा और इसका